हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव कंवरिया। वेलकम टू आचार्य क्लासेस। और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स की क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आपने पिछले वाले वीडियोस में अपने आवेश और कूलाम आदि के बारे में जाना था। तो आज जो है अपना टॉपिक वो भी आवेश से रिलेटेड ही है। और आज का जो टॉपिक है वो है द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए स्टूडेंट्स, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए मुझे सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव समझाना पड़ेगा। और देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले हेडिंग डालता हूं और हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसे कि आप बोलते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखिए आप सब लोग जानते ही हैं कि आवेश जो होता है वो होता है दो प्रकार का। एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। धनावेश को हम प्लस के निशान द्वारा दर्शाते हैं और ऋणावेश को माइनस के निशान द्वारा दर्शाते हैं। तो यहां भी मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां भी मैं दो आवेश लूंगा, जिसमें से एक आवेश तो प्लस का होगा और एक आवेश माइनस का होगा। लेकिन दोनों आवेशों में खास बात क्या होगी, दोनों आवेशों में खास बात यह होगी कि दोनों आवेशों का जो मान होगा वो बराबर होगा। कैसे, देखिए कैसे कि अगर मैं धनावेश वाला 5 कूलाम लेता हूं तो मेरे पास जो ऋणावेश वाला है वो भी 5 ही कूलाम का होगा। यानी दोनों आवेशों का परिमाण तो होगा समान, लेकिन उनकी प्रकृति कैसी होगी, विपरीत। तो ठीक है, मैं सबसे पहले दोनों आवेश ले लेता हूं। तो मैं यहां पर 5 कूलाम नहीं लिखकर 5 कूलाम जो मैंने आपको बताया था वो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था। यहां मुझे क्यू मान लेता हूं मैं आवेश को, कि यहां मैंने कितना आवेश लिया है, क्यू आवेश लिया है। तो मैंने एक आवेश को ले लिया है क्यू और एक दूसरे आवेश को भी मैंने ले लिया है क्यू, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों आवेशों का परिमाण कैसा रखना चाहिए, मुझे समान रखना है। तो एक आवेश मैंने क्यू ले लिया है और दूसरा आवेश भी क्यू हो चुका है। लेकिन दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी है, विपरीत। तो मैंने एक आवेश प्लस का लिया है तो दूसरा आवेश ऑटोमेटिकली ही माइनस का लेना पड़ेगा। तो मैंने दोनों आवेश, एक धनावेश ले लिया है और एक क्या ले लिया, ऋणावेश ले लिया। मैं यहां पर दोनों आवेशों को एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर, अच्छा अब मैं बोर्ड में आपको ये नहीं बता सकता कि कम दूरी पर रखना है, तो मुझे बोर्ड में डायग्राम साफ बनाने के लिए मुझे इनको ज्यादा दूरी पर दिखाना पड़ेगा। तो आप ये नहीं समझिएगा कि सर ने तो इतनी अधिक दूरी पर रखा है। यहां जो मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इस तरीके से इस डिस्टेंस को मैं r मेंशन कर देता हूं और ये r जो है वो बहुत ही अल्प दूरी है। अच्छा, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसे साइड में मेंशन भी कर देता हूं कि यहाँ प्लस q और जो माइनस q है ये दोनों मेरे पास धनावेश और ऋणावेश है, लेकिन इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं सीधा ही यहाँ क्या लिखता हूं, देखिए आप, यहां मैं लिखता हूं कि जो q है वो है आवेश का परिमाण और जो मेरे पास r है वो है आवेशों के बीच की अल्प दूरी। तो मेरे पास क्या हो गया, दो तो मैंने ले लिए आवेश जो कि समान परिमाण के हैं और विपरीत प्रकृति के हैं, साथ ही मैंने दोनों आवेशों को अल्प दूरी r पर रख दिया है। तो देखिए, अब आप पूछेंगे कि सर विद्युत द्विध्रुव तो आपने बताया नहीं, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अब मैं उसकी बात कर लेता हूं। तो दोस्तों, ये जो मेरे सामने मैंने डायग्राम बनाया है, यही डायग्राम क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। कैसे कि जब भी मैं दो समान परिमाण के आवेशों जो जिनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत, यानी कि एक आवेश प्लस का तो दूसरा आवेश माइनस का, तो जब भी दो समान परिमाण के आवेश जिनकी प्रकृति विपरीत हो को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया जाता है। यहां मैंने मेंशन किया हुआ है कि स्मॉल r कैसी दूरी है, अल्प दूरी। तो आवेशों को जब अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो मेरे पास जो इस प्रकार का एक जोड़ा बनता है, जोड़ा या एक पेयर बनता है या युग्म बनता है, इसी युग्म को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव। तो अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आपको क्या परिभाषा बतानी है कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो मेरे पास इस प्रकार बनने वाला जो युग्म या इस प्रकार बनने वाला जो जोड़ा होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इस प्रकार आप विद्युत द्विध्रुव की बहुत ही सरल सी परिभाषा आप सभी को बता सकते हैं। तो इसके बाद आपने विद्युत द्विध्रुव समझ लिया, तो इसी से रिलेटेड मेरे पास एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए मुझे सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव की जरूरत पड़ेगी। आप जैसा कि हेडिंग समझ के देख ही चुके होंगे, क्योंकि यहां पर मेरे पास विद्युत द्विध्रुव मैंने मेंशन किया है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मुझे ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक द्विध्रुव बनाता हूं और आप लोग जानते हैं द्विध्रुव बनाने के लिए हमें दो आवेशों की जरूरत पड़ती है। दोनों आवेशों का परिमाण रखा जाता है समान और उनकी प्रकृति कैसी होती है, विपरीत। तो यहां पर मैं विपरीत प्रकृति के और समान परिमाण के आवेश ले लेता हूं। तो एक आवेश मैंने लिया Q, दूसरा आवेश ले लिया मैंने -Q और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो रख ली मैंने R।
तो मुझे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो ज्ञात करना है इसे हम प्रदर्शित करते हैं P से। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। और P का मान निकालने के लिए मुझे दोनों आवेशों के परिमाण की आवश्यकता होती है। अच्छा, यहां मैंने लिखा हुआ है कि आवेशों का परिमाण कितना है? Q। तो यहां मैं एक तो ले लेता हूं आवेशों का परिमाण Q, और एक मेरे पास अल्प दूरी है यहां पर, तो मैं दूसरी चीज ले लेता हूं अल्प दूरी R, और दोनों को अगर मैं कर दूं गुणा तो मेरे पास इस तरीके का एक सूत्र प्राप्त हो जाता है, और यही सूत्र होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो आप लोग देखिए, अगर मुझे इसकी परिभाषा बतानी है तो अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा तो परिभाषा आप और भी इजी तरीके से बना सकते हैं। कैसे? सिर्फ आपको इतना सा बोलना है, जो जो चीजें इस सूत्र में हैं वो चीजें मुझे डेफिनेशन में मेंशन करनी है। अब मेंशन कैसे करेंगे? देखो, मुझे क्या करना है, मैं बोलूंगा कि आवेशों का परिमाण तथा उनके बीच के अल्प दूरी को यदि गुणा कर दिया जाए तो गुणा कर दिया जाए। ये तो बहुत ही कम स्टैंडर्ड वाली डेफिनेशन हो गई। तो यहां मैं कैसे बोलूंगा? आवेशों का परिमाण और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इस प्रकार मैं इसकी परिभाषा दे सकता हूं। मैंने आपको दो परिभाषा बताई है, तो एक बार अपन वापस उसको रिमाइंड कर लेते हैं। तो किस प्रकार रिमाइंड करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने बताया था विद्युत द्विध्रुव के बारे में, और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि अगर मेरे पास दो समान परिमाण के आवेश हैं जिनकी प्रकृति विपरीत है, और अगर मैं उन्हें किसी अल्प दूरी पर रख देता हूं तो इस प्रकार जो बनने वाला जोड़ा होता है या युग्म होता है वही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके बाद मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मैं कैसे बोलूंगा कि इसे हम सबसे पहले तो P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज मैं क्या बोलूंगा कि आवेशों का परिमाण और उनके मध्य की दूरी का जो गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है? मेरे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहलाता है। अब मैं इसके बारे में कुछ और बातें कर लेता हूं, तो और बातें मैं यहां दिखाऊंगा। सबसे पहली बात तो मैं क्या करूंगा कि मैंने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित किया है? P से प्रदर्शित किया है। तो इस बात को मेंशन करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपको बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है कि मैंने इसे किससे लिखा है? P से लिखा है। दूसरी चीज मैं यहां क्या लिखूंगा कि मेरे पास जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो एक सदिश राशि होता है। यानी कि मुझे अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करनी है तो मुझे केवल इसका मान ही नहीं बताना पड़ेगा, मुझे इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या किसी भी तत्व के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करनी है, या फिर किसी भी यौगिक के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करनी है, या फिर किसी भी परमाणु या इलेक्ट्रॉन के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करनी है, तो मुझे उसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इसकी सदिश राशि है तो मैं इसकी दिशा मेंशन कर देता हूं। तो जो इसकी दिशा होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि माइनस से प्लस की ओर मेरे पास इस P की दिशा होगी, पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं इसके मात्रक की, तो मेरे पास मात्रक क्या होता है? मात्रक देख लेंगे हम। तो मात्रक मुझे निकालना है, और आप सब लोगों ने 11th में पढ़ लिया होगा कि मात्रक निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है। मात्रक निकालने के लिए मुझे किसी भी सूत्र की जरूरत पड़ती है कि जिस भी राशि का मुझे मात्रक निकालना है उस राशि का मुझे सूत्र चाहिए होगा। तो मेरे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है P बराबर Q डॉट R। तो मुझे मात्रक निकालने के लिए पहले Q का मात्रक लिखना होगा, फिर मुझे R का मात्रक लिखना होगा, और दोनों को गुणा कर देना होगा। तो मेरे पास वो किसका मात्रक हो जाएगा? P का मात्रक हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर मात्रक निकालना है, तो सबसे पहले मैंने मात्रक लिखा Q का। अच्छा, Q क्या है? मेरे पास आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो मैंने पहला लिखा आवेश का मात्रक कूलाम। दूसरी चीज है मेरे पास में अल्प दूरी। अच्छा, दूरी अल्प हो, चाहे ज्यादा, चाहे कम, चाहे ऊंची, चाहे नीची, कैसी भी दूरी हो, किस में मापते हैं अपन? मीटर में। तो यहां पर मैं दूरी को लिख देता हूं मीटर में। दोनों के बीच में गुणनफल था, तो मैंने दोनों मात्रकों के बीच में गुणनफल लगा दिया, तो मेरे पास प्राप्त होता है कूलाम पर मीटर, कूलाम इंटू मीटर। अच्छा, इसके साथ ही मैं इसे अगर सांकेतिक भाषा में लिखूं तो वो भी मैं लिख सकता हूं। कैसे? C इंटू में M। तो मेरे पास इस तरीके से कूलाम इंटू मीटर प्राप्त होता है, जो कि किसका मात्रक हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा। अच्छा, ये तो इसका एक प्रचलित मात्रक है। इसके अलावा एक और इसका एक व्यवहारिक मात्रक है जिसे कहा जाता है डिबाई। तो एक मात्रक और होता है जिसका मान जिसे हम डिबाई के नाम से जानते हैं। और अगर मैं डिबाई और कूलाम इंटू मीटर में आपको कोई रिलेशन बताऊं तो रिलेशन क्या होता है कि एक डिबाई जो होता है वो होता है 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर के बराबर होता है। तो एक डिबाई का मान अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या मान बताना है? 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर।
ये cm जो है इसे सेंटीमीटर ना समझिएगा, सेंटीमीटर एक अलग चीज है, यहाँ c का मतलब है कूलाम और m का मतलब है मीटर, तो इसे c इंटू m यानी कि कूलाम इंटू मीटर है। तो इस प्रकार से मैं इसके बारे में कुछ एक चीजें आपको बता चुका हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, सबसे पहले मैंने आपको बताया विद्युत विद्रोह आघूर्ण की परिभाषा, और परिभाषा में मैंने आपको बताया कि किसी भी दो आवेशों के परिमाण, यानी कि जो विद्युत विद्रोह मैं यहाँ ले रहा हूं, तो उनमें आवेशों के परिमाण और उनके मध्य की जो अल्प दूरी है, उन दोनों के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, विद्युत विद्रोह आघूर्ण कहा जाता है। पहली चीज मैंने इसे बताई कि इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। दूसरी मैंने आपको बताई कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि, और अगर ये सदिश राशि है तो मुझे इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। तो इसकी दिशा जो होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि माइनस से प्लस की ओर। इसके बाद मैं बात करूंगा इसके मात्रक की। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम इंटू मीटर, जिसे कि मैं C इंटू m लिख सकता हूं। इसके अलावा इसका एक और प्रचलित मात्रक होता है जो कि होता है डिबाई, और एक डिबाई बराबर होता है 3.3 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। तो ये कुछ एक चीजें थी जो कि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आप आशा करता हूं ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं। तो इसके बाद देखिए हमारे पास विद्युत विद्रोह से रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत सिंपल है। अगर आप उसे अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं डेरिवेशन की बात करता हूं यहां पर। तो मेरे पास टॉपिक का नाम है किसी विद्युत विद्रोह की अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक विद्युत विद्रोह लेना है। अच्छा, पहले आपको हेडिंग समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको हेडिंग ही समझ में नहीं आई तो आप उसके आगे की डेरिवेशन नहीं कर सकते। तो देखिए हेडिंग क्या कहती है कि मुझे एक विद्युत विद्रोह लेना है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है विद्युत विद्रोह की अक्ष पर, यानी कि एक विद्युत विद्रोह है जिसकी एक अक्ष है और अक्ष पर कोई बिंदु है, और उसी बिंदु पर मुझे क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले जैसे कि हेडिंग कह रही है, तो हेडिंग के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले एक विद्युत विद्रोह की बात कर लेता हूं। और आप लोग जानते ही हैं कि विद्युत विद्रोह में दो आवेश लेते हैं, दोनों आवेशों का परिमाण होता है समान और उनकी प्रकृति कैसी होती है, विपरीत। और उन दोनों आवेशों को मैं एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख देता हूं। तो यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने दो आवेश ले लिए, एक आवेश ले लिया माइनस का Q और दूसरा आवेश ले लिया प्लस का Q, और दोनों आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया। अच्छा, यहां जो मैं दूरी मेंशन करूंगा उस दूरी को मैं लिख देता हूं 2a। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि सर दूरी को 2a क्यों माना, तो जैसे जैसे अभी आप डेरिवेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आप सबको समझ जाएंगे कि यहाँ 2a क्यों लिया है। अब मेरे पास ये जो दूरी 2a है, मैं यहां पर इसका एक मध्य बिंदु लेता हूं और मध्य बिंदु को लिख दिया मैंने O। ये मध्य बिंदु, ये जो पूरी दूरी 2a है, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो 2a का दो बराबर भाग कौन सा हुआ, एक भाग हो चुका है a और दूसरा भाग भी हो चुका है a। तो इसलिए मैंने इस दूरी को 2a लिया था ताकि मैं इसे दो बराबर भागों में तोड़ सकूं, a और a में। अगर मैं इस दूरी को सिर्फ a लेता तो मुझे अगर इसका मध्य बिंदु लिखना होता तो मेरे पास a/2 और a/2 रखना होता, और अगर मैं a/2 रखता तो मुझे क्या पता कैलकुलेशन में बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ती। तो मैंने कैलकुलेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने क्या किया, यहां पर दूरी को बराबर भागों में बांट दिया, जो कि a और a हो गई। तो देखिए चलिए, तो सबसे पहले मैंने विद्युत विद्रोह बना दिया है। अब मुझे बात करनी है विद्युत विद्रोह की अक्ष पर। तो मुझे यहां पर एक अक्ष चाहिए होगी। अब आप पूछेंगे कि सर अक्ष क्या होती है, तो देखिए अक्ष क्या होती है, मेरे पास दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है ये। तो अगर मैं इस रेखा को आगे बढ़ाऊं तो यही रेखा मेरे पास क्या कहलाएगी, विद्युत विद्रोह की अक्ष, यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही क्या होती है, विद्युत विद्रोह की अक्ष होती है। तो मेरे पास इस तरीके से मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, जो कि क्या है, इसकी अक्ष है। तो अक्ष पर स्थित बिंदु पर, तो यानी कि मेरे पास यहां पर कोई बिंदु P स्थित है और इसी P बिंदु पर मुझे क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मुझे इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है।
अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो मान ज्ञात करना है, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो होती है प्लस से माइनस की ओर। और अगर मेरे पास केवल एक आवेश हो और अगर वो प्लस का हो तो प्लस से बाहर की ओर होगी, और अगर आवेश माइनस का हो तो माइनस से अंदर की ओर होगी। तो देखिए अब मेरे पास इस P बिंदु पर, अच्छा मैं यहाँ पर इसे A नाम दे देता हूं और यहाँ पर B नाम दे देता हूं। अच्छा ये जो O बिंदु है और ये P बिंदु है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसे मैं R लिख देता हूं। तो मेरे पास O से P तक की जो दूरी है वो कितनी हो चुकी है, R हो चुकी है। अब मेरे पास इस माइनस Q आवेश के कारण भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस प्लस Q के कारण भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि सभी आवेशों के चारों ओर उसका एक क्षेत्र होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। आपने विद्युत क्षेत्र वाले वीडियो में ये डेफिनेशन देख ली होगी। तो देखिए यहां पर मेरे पास में इस माइनस Q के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसे मैं EB मान लेता हूं, और जो प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, सॉरी इसे मैं EA लिख देता हूं, क्योंकि माइनस वाला जो आवेश है वो A बिंदु पर है। इसी प्रकार प्लस वाला आवेश B बिंदु पर है, तो मैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे EB लिख देता हूं। अब बात आती है कि मैं इनकी डायरेक्शन कैसे सेट करूं। तो देखिए डायरेक्शन, यहां पर जो प्लस वाला आवेश है वो B बिंदु पर है और प्लस वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है बाहर की ओर। तो इस प्लस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी, तो मेरे पास EB की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरीके से बाहर। ऐसे ही मेरे पास माइनस Q वाला आवेश है और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है अंदर की ओर, तो मेरे पास में अंदर इस प्रकार होगा। तो मेरे पास EA की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरे पास मैंने EA और EB के डायरेक्शन को भी सेट कर दिया। अब मेरे पास नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है कि माइनस Q वाला इस P बिंदु से कितनी दूरी पर है और प्लस Q वाला इस P बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए मैं दूरी कैसे निकालूंगा। अब मेरे पास O से इस P बिंदु की जो दूरी है उसको मैंने R ले लिया, और O से इस B बिंदु की दूरी है मेरे पास A, और मुझे दूरी चाहिए B से P वाली। तो मैं क्या करता हूं, इस O और P वाली जो पूरी दूरी है इसमें से O और B वाली दूरी यानी कि इस पूरी R में से ये A अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास सिर्फ ये वाली डिस्टेंस बचेगी। तो मैं इस वाली डिस्टेंस को कैसे लिखूंगा कि पूरे R में से मुझे A माइनस करनी है या A निकालनी है, तो इस P बिंदु की मेरे पास दूरी आ जाएगी। कहां से आ जाएगी, इस प्लस वाले पॉइंट से। ऐसे ही मेरे को इस माइनस वाले आवेश से इस P बिंदु की दूरी निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, O से इस P तक की दूरी है R, ऐसे ही A से इस O तक की दूरी है मेरे पास A, तो ये टोटल दूरी हो जाएगी कि इस R में मैं क्या जोड़ दूंगा, A जोड़ दूंगा। तो मेरे पास में अगर मैं R में A जोड़ दूं तो मेरे पास इस तरीके से डिस्टेंस आएगी जो कि क्या होगी, माइनस Q वाले आवेश से P बिंदु तक की दूरी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे पास ये डायग्राम लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इस डायग्राम को एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर क्या क्या किया था। सबसे पहले हेडिंग में विद्युत द्विध्रुव था, तो मैंने यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव बनाया था माइनस Q और प्लस Q वाला आवेश लेकर। दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने 2a मानी थी और मध्य बिंदु माना था O, और ये मध्य बिंदु इस पूरी दूरी को A और A यानी कि बराबर भागों में तोड़ देता है। तो मैंने इन दोनों को बराबर भागों में तोड़ दिया। इसके बाद में मेरे को अक्ष पर एक P बिंदु चाहिए था, तो मैंने इस रेखा को आगे बढ़ाकर एक P बिंदु लगा दिया। फिर उसके बाद माइनस Q वाला आवेश था और एक प्लस Q वाला आवेश था, तो माइनस वाले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA है जिसकी दिशा अंदर की ओर है, और प्लस Q वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर है जिसे मैंने EB लिख दिया है। तो इस प्रकार मेरे पास ये चित्र हो चुका है पूरा कंप्लीट। तो आगे मुझे डेरिवेशन करनी है। तो देखिए डेरिवेशन में मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं EA और EB का मान निकाल लेता हूं। तो EA और EB का मान कैसे निकालूंगा, देखिए हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा यहां पर मैं पूरा मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर अगर मैं थ्योरी लिखने बैठा तो आपकी डेरिवेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। तो मैं सीधे फॉर्मूले बात करता हूं। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होती है वो होती है KQ अपॉन में R स्क्वायर, जहां Q होता है आवेशों का परिमाण और R होती है मेरे पास आवेश से उस बिंदु की दूरी। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं माइनस Q आवेश के कारण बात करूं तो माइनस Q आवेश हेतु, और माइनस Q के कारण जो तीव्रता है वो EA है, तो मैंने इसे लिख दिया EA, और EA होगी KQ अपॉन में, अच्छा Q से या माइनस Q से इस P बिंदु की दूरी है R प्लस A, तो ये हो जाएगी R प्लस A का होल स्क्वायर, और इसे मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन उससे पहले मुझे इस EA की दिशा बतानी है, तो दिशा होगी P से अंदर की ओर, तो मैं इसे लिख देता हूं P से
अंदर की ओर, ठीक है। और ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद मेरे को प्लस क्यू आवेश से निकालनी है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो है EB, और EB बराबर, फिर से मैं यही फॉर्मूला काम लूंगा, तो ये हो गया KQ अपॉन में। अब मेरे पास प्लस क्यू से इस P बिंदु की दूरी जो है वो है R माइनस ए, तो मैंने इसे लिख दी R माइनस ए का होल स्क्वायर। दिशा की बात करूं तो P से बाहर है, तो मैं इसे मेंशन कर देता हूं, P से बाहर की ओर, और ये हो चुका है मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए, तो मैंने यहां पर EA और EB का मान निकाला है। अब यहां पर मुझे P बिंदु पर दो तीव्रताएं प्राप्त हो रही है, जिसमें एक तो है EB और एक है EA, लेकिन यहां पर मेरे पास दो मान तो पॉसिबल हो नहीं सकते, तो मुझे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मुझे परिणामी या कुल निकालना है, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी? तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए देखिए मैं क्या करता हूं। अच्छा, जो मेरे पास दोनों दोनों जो तीव्रताएं हैं वो सदिश राशि है, और जब भी कोई दो सदिश राशियां अलग अलग डायरेक्शन में होती है, एग्जांपल के लिए मैंने एक तो ले लिया A वेक्टर और एक ले लिया मैंने B वेक्टर, तो उनका जब टोटल निकाला जाता है तो दोनों राशियों को एक दूसरे से क्या किया जाता है? माइनस। अगर मेरे पास दोनों सदिश राशियां एक ही डायरेक्शन में है, तो मुझे टोटल निकालने के लिए दोनों राशियों को क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। तो यहां मेरे पास ये वाली तीव्रता इधर है और ये वाली इधर है, तो दोनों कौन सी डायरेक्शन में है? अपोजिट में। तो मुझे टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो यहां पर मैं माइनस करता हूं, तो देखो, तो मैंने क्या किया, परिणामी तीव्रता को मैं E लिखता हूं, और E बराबर हो चुका है मेरे पास। अच्छा, अब मेरे पास सवाल ये उठता है कि मैं EA में से EB माइनस करूं या EB में से EA माइनस करूं। तो मुझे हमेशा बड़े में से छोटा ही माइनस करना होगा, क्योंकि अगर मैं छोटे में से बड़ा माइनस करूंगा तो मेरे पास जो कुल वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, जो कि मुझे लानी नहीं है। तो मुझे यहां पर बड़े में से छोटा माइनस करना होगा। अब देखिए, EA बड़ा है कि EB बड़ा है, देखना। अब यहां पर मेरे पास R में कुछ राशि ऐड हो रही है, तो मतलब ये वाली राशि बड़ी है। ऐसे ही R में से एक घटा रहे हैं, तो ये वाली राशि छोटी है। अब बड़ी राशि का KQ में भाग दे रहे हैं, तो EA का मान आएगा छोटा, और यहां छोटी राशि का KQ में भाग दे रहे हैं, तो EB का मान आएगा बड़ा। यानी कि मेरे पास EB तो बड़ी हो चुकी है और EA क्या? छोटी हो चुकी है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि चूंकि जो EB है वो बड़ी है किस में से? EA में से, तो मैं EB में से क्या घटाऊंगा? EA घटाऊंगा। तो EB माइनस करेंगे EA, तो E बराबर, EB की वैल्यू रखता हूं मैं समीकरण 2 से, तो ये हो गया KQ अपॉन R माइनस ए स्क्वायर, माइनस EA की वैल्यू रखते हैं तो वो भी है KQ अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। KQ यहां भी है और KQ यहां भी है, तो दोनों में से मैं KQ को माइनस ले लेता हूं, तो E बराबर KQ हो गया बाहर, और ये हो गया 1 अपॉन R माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर एलसीएम, जो कि बहुत ही बेसिक सी मैथ्स है। तो अगर मैं यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर सीधा एलसीएम लेता हूं। तो सीधा एलसीएम लेने के लिए देखिए, E बराबर KQ मुझे ऐसे ही रखना है। एलसीएम आता है मेरे पास R माइनस ए का स्क्वायर और R प्लस A का स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास R प्लस A स्क्वायर माइनस R माइनस A स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे R प्लस A स्क्वायर और R माइनस A स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो मेरे को, तो आपने 10वीं क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे कि A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि A प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AB। ऐसे ही मैं A माइनस बी का होल स्क्वायर अगर पढ़ता हूं तो मेरे पास यहां क्या आ जाता है? माइनस। तो ये बहुत ही छोटे से फॉर्मूले है, तो मैं सीधा यहां फॉर्मूले पुट रख के और इसे सॉल्व करता हूं। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। E बराबर KQ ऐसे की ऐसे रहा। R प्लस ए स्क्वायर को अगर मैं ओपन करता हूं तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस, अच्छा माइनस भी हम साथ के साथ ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, माइनस का R स्क्वायर हुआ, माइनस का A स्क्वायर हुआ और प्लस का 2AR हो गया, और अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सॉरी R माइनस A का स्क्वायर और R प्लस
a का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आर स्क्वायर यहां प्लस का है, यहां आर स्क्वायर माइनस का है, तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट होकर हो गए 0। इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर हो गए 0। तो मेरे पास जो जो वैल्यूज बची है वो मैं मेंशन करता हूं। ई वेक्टर बराबर के क्यू 2ar प्लस 2ar, ये हो चुका है 4ar अपॉन a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का। तो यहां मैंने इसको लिख दिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मेरे पास इस तरीके से एक ये पद प्राप्त हो चुका है। तो देखिए मैं इसको और कैसे सॉल्व कर सकता हूं। ई वेक्टर बराबर के क्यू में ऐसे ही रहने देता हूं। 4ar को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4ar को मैं लिखता हूं 2a डॉट 2r में अपॉन, और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, बाकी चीज मैं यहां मेंशन कर देता हूं। ठीक है, तो E बराबर K मैंने ऐसे कैसे रखा। अब मैं Q और 2A को ले लेता हूं साथ में, तो Q और 2A मैंने साथ में लिख लिया और 2R को मैंने बाहर छोड़ दिया अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे कैसे चल रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बात आती है Q और 2A को साथ क्यों लिया। तो अभी मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताई थी, जिसमें हम आवेशों के परिमाण और उनके बीच की दूरी को गुणनफल करते हैं, और जो गुणनफल से हमारे पास राशि प्राप्त होती है वो P प्राप्त होती है, जिसे कि हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो मेरे पास P बराबर होता है Q डॉट 2A। यहां 2A जो है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो ये है मेरे पास द्विध्रुव आघूर्ण। तो मैं Q डॉट 2A की जगह P लिख सकता हूं। तो E बराबर आ गया K, Q डॉट 2A की जगह लिखा मैंने P, और साथ में मेरे पास 2 और ये R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या है। अब मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताई थी, जिसमें हम क्या करते हैं, दो आवेश लेते हैं, दोनों आवेशों के परिमाण होते हैं समान और प्रकृति होती है विपरीत, लेकिन दोनों आवेशों को हम कैसी दूरी पर रखते हैं, अल्प दूरी पर, यानी कि जो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है वो बहुत ही अल्प है। अब यहां पर 2a तो अल्प है, तो a तो मेरे पास इस 2a की भी आधी है, तो a तो मेरे पास और ज्यादा अल्प होगी। तो यहां मेरे पास जो ये a है ये बहुत ज्यादा क्या होगी, कम। तो इस a को मैं क्या कर दूंगा, नगण्य मान लूंगा। तो मैं क्या लिखता हूं, चूंकि a जो है वो बहुत अल्प है, तो a को क्या करते हैं, नगण्य मानने पर। तो a को नगण्य मानेंगे तो a को मैं नेग्लिजिबल मान लेता हूं। तो E वेक्टर बराबर हो जाता है 2kpr अपॉन में a को मैंने हटा दिया तो मेरे पास बचा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर इंटू स्क्वायर हो चुका है 4, तो ये हुआ मेरे पास 2kpr अपॉन r की पावर 4। एक r से एक r कैंसिल आउट, तो मेरे पास वैल्यू आती है E वेक्टर बराबर 2kp अपॉन r की पावर क्यूब। तो इस प्रकार मेरे पास एक फॉर्मूला प्राप्त होता है, और यही फॉर्मूला होता है P पर कुल विद्युत क्षेत्र का। तो इस प्रकार मैं क्या कर सकता हूं कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकता हूं। तो ये थी मेरे पास में आज की हेडिंग जो भी थी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा मैंने एक डेरिवेशन कराई, वो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको और कोई भी परेशानी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू।